सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। रीज़न क्या थे पहले हम वो जानेंगे कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की नौबत क्या पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न्स पे आते हैं। पहला देखिए, उस समय क्या हालत हो गई थी, जिस तरीके से हमारे घर में कह लीजिए कि राशन नहीं है और बस घर चलाने के लिए कुछ दिन के पैसे बचे, उसके बाद घर नहीं चल सकता है, चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती है, यानी एक टाइप की भुखमरी हो सकती है। उसी तरीके से 1999 यानी 1990s में ऐसा समा चल रहा था कि जहाँ पे हमारे देश के पास 7-8 दिन तक का राशन था या फिर 7-8 दिन तक की इकॉनमी चल सके, इतना रिसोर्स अवेलेबल था, उसके बाद नहीं हो सकता था। तो इंडिया को उस समय एक इमरजेंसी लोन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये ज़रूरत क्यों आई वो फटाफट रीजंस देखते हैं और फिर हम जाते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हुआ क्या। फिर तो सबसे पहले ये जो पूरा हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी थी, फॉरेक्स रिज़र्व, वो काफ़ी डाउन थी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे थे नहीं उस वक्त, जो भी थे सिर्फ 7-8 दिन के फॉरेक्स रिज़र्व बचा था हमारे पास कि जिससे इकॉनमी रन कर सके। उसके बाद तो हमारे पास कुछ थे ही नहीं, तो हमें बोरो करना था। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन रेट की बात बताएं तो उस समय 1990s में महंगाई बहुत हो गई थी, तकरीबन 17% इन्फ्लेशन पहुंच गया था, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी उस समय। और फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना, 1999 के पहले गवर्नमेंट ने बहुत इम्पॉर्टेंस दे दी थी पब्लिक सेक्टर को। अब आप सब जानते हो कि पब्लिक सेक्टर का काम कैसा होता है, बहुत चलने दो वाला काम होता है। ठीक है, तो वो चलने दो के चक्कर में पब्लिक सेक्टर जो है वो फेल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंसी जो है वो कम हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली कम हो गई, क्योंकि पूरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे ही था 1990s के पहले। ठीक है, पहली वाली जो पॉलिसीज़ थी ना उसमें। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपके खर्चे जो है वो ज़्यादा है और आपकी जो इनकम यानी रेवेन्यू आ रही है वो कम है, यानी देश के जितने भी खर्चे थे वो ज़्यादा थे और इतनी उसको रेवेन्यू मिल नहीं रही थी। तो देश को ज़रूरत क्या होती है, इसी सिचुएशन को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जब खर्चे ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू यानी इनकम कम होती है। तो उस चीज़ के लिए होता क्या है, वो खर्चों को बैलेंस करने के लिए हमें बोरोइंग्स करनी पड़ती है, बाहर के देशों से पैसे बोरो करने होते हैं। ठीक है, तो ये था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो था ना काफ़ी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी बोरोइंग्स बढ़ रही थी। राइट, अब क्लोज इकोनॉमी। 1990 से पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी हमारी इकोनॉमी में, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रोक लगा रही थी। तो उस इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें बहुत सारा बोरोइंग्स की ज़रूरत थी, अर्जेंट इमरजेंसी लोन की ज़रूरत थी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि उस समय हुआ क्या था। इंडिया को बोरोइंग्स की ज़रूरत थी, इंडिया को बोरोइंग मिली। ठीक है, कितने की? 2.2 बिलियन डॉलर्स की बोरोइंग मिली इंडिया को IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इतनी बोरोइंग्स मिली, इंडिया ने अपना गोल्ड जो है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी IMF को दिया और फिर ये जो है बोरोइंग्स उठाई। लेकिन हुआ क्या था, इस समय IMF ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज IMF ने कहा कि हम आपको बोरोइंग देंगे अगर आप अपनी इकोनॉमी ओपन कर दे तो। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आराम से हो, उस इकोनॉमी में लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हो, ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस ना हो, स्टार्टअप्स और बिज़नेस को ना रोकाए जाए, तो एक दूसरे देश से कनेक्शन बना ले हमारे देश की इकोनॉमी, ऐसा कहा गया। तो IMF ने ये एडवाइस दी कि ये लोन ज़रूर मिल रहा है बट कि इंडिया की एक ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। फिर देखो क्या हुआ। ठीक है, तो IMF ने इंडिया को इतने बिलियन का
ज़रूर लोन दिया, इमरजेंसी लोन दिया, हमने भी बोरो किया, उसके बदले इंडिया ने भी गोल्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखा था, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो इस चीज़ में जो दो नाम हैं हमारे इम्पॉर्टेंट, वो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर नारासिम्हा राव, पीवी नारासिम्हा राव, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो जब भी बात आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की, हम ये नहीं भूलेंगे कि ये दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। ओके, तो अब ये देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब आपको बताए इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म ही था जो देश में हुआ था 1990s में, ठीक है। अभी देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को चेंज करना और ड्रास्टिकली चेंज करना, ऐसे चेंज करना जो अच्छा बदलाव होता है ना, उसको रिफॉर्म कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी ऐसा अच्छा बदलाव जो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, ठीक है। और हम उस समय बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बोरोविंग्स लेनी पड़ रही थी, महंगाई ज़्यादा थी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 1991 में, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझ में आनी चाहिए। सो पहला देखो क्या है कि क्या हुआ, इसमें आपको पता चलेगा। फर्स्ट इज़ डी लाइसेंसिंग। अभी डी लाइसेंसिंग का मतलब सिंपल में यही होता है कि कुछ कंपनीज होती थी उस समय जिन कंपनीज़ को लाइसेंस की ज़रूरत होती थी गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट से बिना लाइसेंस के वो अपना बिजनेस के स्टार्टअप्स नहीं शुरू कर सकते थे, तो उन कंपनीज़ को जो है वो कम कर दिया गया, ठीक है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं जिनको आज भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि सिगरेट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, ये और भी कुछ एक्सप्लोसिव या केमिकल इंडस्ट्रीज़ है जिनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लाइसेंस का प्रोसीजर आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज से हटा दिया, तो अब वो खुद मार्केट में आ सकती है, फ्री एंट्री हो गई यहाँ मार्केट में, ठीक है। तो इससे बिजनेस क्या होगा, और बढ़ेगा। यानी कैसे आप इकोनॉमी एक बीमार है अगर, तो उसको दवाई कैसे दे रहे हैं वो दिखाया गया है, क्योंकि वो ठीक हो जाए, वो रिकवर हो जाए, है ना। MRTP एक्ट, अब देखो MRTP जो एक्ट था, ये 1969 में बना था, इसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अब ये एक्ट क्या बोलता था कि जिनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती थी ना, जैसे कि जिनका कैपिटल पेड अप 100 करोड़ रुपीज़ है, तो उन कंपनीज़ को क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी MRTP एक्ट्स के थ्रू, कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। अब देखो MRTP का एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, जो अबॉलिश हो गई 1991 की न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। यहाँ बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी उन पर रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाती थी। अब देखो रेस्ट्रिक्शन से आप बोलोगे कैसे, तो उनके एक्सपांशन यानी कंपनी को अगर बढ़ाना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लो, कंपनी का मर्जर करना है, जैसे कि देखो अभी हुआ वोडाफोन आइडिया का, गवर्नमेंट की परमिशन शायद नहीं लगी होंगी, प्राइवेट था, ठीक है, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया होगा। तो मर्जर्स करते जब दो कंपनीज कोलैबोरेट करती है या फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, इन सारे, और इनफैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कितना प्रोड्यूस करना है, यानी एक प्रोडक्शन लिमिट जो है वो गवर्नमेंट तय करती थी। मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से बिना पूछे ये सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं करती थी, जिसके तहत क्या किया, ये मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को हटा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला लोगों को बिजनेस करने का, राइट। स्मॉल सेक्टर को भी ग्रोथ मिला। अब 1990s के पहले क्या होता था कि सिर्फ जितनी 1 करोड़ की जितनी कंपनीज़ है ना, वही स्मॉल सेक्टर्स में आती थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये 1 करोड़ की अमाउंट को 5 करोड़ कर दिया गया। तो क्या होगा, इनफैक्ट जो
जो जिनका कैपिटल पेड अप ज़्यादा भी है तो भी वो स्मॉल सेक्टर के अंडर आएंगे, और स्मॉल सेक्टर के अंडर आ रही है तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ रहती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनका पेड अप बढ़ा दिया और इनको ग्रोथ दे दी स्मॉल सेक्टर में, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा स्मॉल सेक्टर्स वालों के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट के जो फॉरेन से इंडिया में लोग कर रहे हैं डायरेक्टली, जैसे कि बिजनेस अपना यहाँ पे ला रहे हैं। तो आज कितनी फॉरेन कंपनीज़ हैं इंडिया में, आप अगर मॉल में चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मोस्टली फॉरेन कंपनीज़ है, फॉरेन ब्रांड्स है। वो फॉरेन ब्रांड्स इंडिया के मॉल्स में आए कैसे? उन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आए हैं, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है यहाँ पे अप्रूव हो गई थी, ये पॉलिसी के अंडर के बाहर के लोग यहाँ आकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसीलिए तो आजकल हम फॉरेन के ब्रांड्स यूज़ भी करते हैं, राइट। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ PSU, अब देखिए जो मेन जो रीज़न था इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो यही था कि पब्लिक सेक्टर फेल हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कम कर दिया। अभी देखो उस समय ये 18 पब्लिक सेक्टर्स थे, PSUs थे, ठीक है। 18 से रिड्यूस करते करते 7 और अब तो खाली 2 ही बचे हैं। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं कौन से 2 पब्लिक सेक्टर्स हैं। पूरी मोनोपोली जो गवर्नमेंट को है वो है एक रेलवेज और दूसरा है एटॉमिक, है ना। सिर्फ यही 2 है जो पब्लिक मोनोपोली में आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर्स को इन्होंने कम कर दिया और डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच ट्रेड कैसे होता है? पहले ना टैरिफ कोटा चलता था, टैरिफ कोटा सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की जाती थी जो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रोल प्ले करता था, जिसकी वजह से ट्रेड होना थोड़ा मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को है वो इजीली ईजी जाने दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। पहले जो इस पॉलिसी से पहले जो था टैरिफ कोटा सिस्टम था वो एक जिसमें एक लिमिट होती थी, टैरिफ सिस्टम, कोटा सिस्टम, राइट। अभी लिमिट नहीं है, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया गया है। एक्सपोर्टर्स जो हमारे देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि वो और एक्सपोर्ट्स करे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल की फैसिलिटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से यानी बस हमारा ट्रेड लिबरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। हमारी एक दूसरे से जो कंट्री का जो बिहेवियर है इकोनॉमिकली वो अच्छा होना चाहिए एक्सचेंज में, ओके। रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, देखो 1991 के पहले क्या होता था ना, इंश्योरेंस जो थी वो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ठीक है। इंश्योरेंस जो थी वो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, मोनोपोली यानी सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो इंश्योरेंस सेक्टर को देखती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इरिडा एक्ट लाया, ठीक है, विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने इन्हें एक लाइसेंस दिया कि आप सारी जो दूसरे प्राइवेट बिजनेसेस हैं जो इंश्योरेंस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको लाइसेंस परमिट करिए, ठीक है। तो एडा ही है जो सारे इंश्योरेंस बिजनेस को लाइसेंस देने का काम करता है। तो पहले ये मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, अब नहीं रही। इसीलिए आजकल हम कितना देखते हैं इंश्योरेंस हर जगह रहता है, इधर उधर इंश्योरेंस वाले हमारे पास घूमते रहते हैं, राइट, क्योंकि ये मोनोपोली नहीं रही है और इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इंश्योरेंस का ग्रो भी हुआ है ना। एंड रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करती थी या कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ करती थी, ठीक है। अब कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर में एंट्री कर सकता है। और अब तो इस चीज़ के बाद क्या हुआ ना, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स आई, ठीक है। और बैंक्स आना मतलब एक लोकेलिटी का नहीं, पूरी इकोनॉमी का भला होता है। प्राइवेट बैंक्स के बाद फॉरेन बैंक्स आई, एक्सिस बैंक हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे बैंक्स हमारे देश में आने लगे जिसकी वजह से ग्रोथ डेफिनेटली हुआ। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हूँ ना, इन शॉर्ट
क्या गारंटी करती है या क्या किस वर्ड पे फोकस करती है? वो वर्ड है ये कि जो भी हो ना, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी ग्रोथ करनी चाहिए। इसीलिए एक्सचेंज और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इस प्रोसेस में इनको लिबरलाइज्ड कर दिया और सारी चीज़ें अगर आप देखें तो एक नया फॉर्म दे दिया इकोनॉमी को। ठीक है, तो यही सा इकोनॉमिक पॉलिसी, ये मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फीचर्स है कि ये सारे चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम व्यू पॉइंट एज वेल, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, क्योंकि उस समय हम नहीं थे, है ना। सो आई होप इन सारी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल रैशनल रैपो को सब्सक्राइब करोगे। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।